नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 7 में। मैं आपके साथ पायल भुयन। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। शीना मर्डर केस में आरोपियों से करीब 30 घंटे की पूछताछ के बाद मुंबई पुलिस के सामने हत्या की वजह लगभग साफ हो गई है। सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी मुखर्जी ने संपत्ति और अपने बच्चों के प्रति ईर्ष्या के कारण शीना को मार डाला। और यही नहीं, वो अपने बेटे मिखाइल को भी मारने की तैयारी में थी। इंद्राणी को डर था कि वो समाज के सामने, खासकर अपने पति पीटर मुखर्जी के सामने बेनकाब हो रही है। इंद्राणी को इस बात का भी डर था कि अगर शीना की शादी पीटर के बेटे राहुल से हुई तो वो घर और जायदाद की दौलत की ताकत सब कुछ खो बैठेगी। पूछताछ में आरोपी संजीव खन्ना ने बताया कि शीना और मिखाइल की मम्मी कहकर बुलाने से इंद्राणी परेशान थी और वो दोनों से खुद को दीदी कहकर बुलाने पर जोर दिया करती थी। पुलिस इस मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 यानी कि जान से मारने की कोशिश का भी आरोप लगाएगी। मिखाइल ने पुलिस को बताया था कि इंद्राणी और संजीव खन्ना ने उसे भी जान से मारने की कोशिश की थी। शीना मर्डर में तीनों आरोपी इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय की मुंबई के बांद्रा कोर्ट में आज पेशी होगी। मुंबई पुलिस कोर्ट से जांच के लिए तीनों आरोपियों की रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। दरअसल पुलिस इन तीनों आरोपियों को वारदात वाली जगह पर लेकर जाकर उनसे हत्या के दिन खाका बनवाना चाहती है और इसीलिए रविवार को मुंबई पुलिस ने इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर को रायगढ़ के पेड़ में मौका वारदात पर लेकर भी गई थी। लेकिन भीड़ होने की वजह से घटनाक्रम दोहराया नहीं जा सका। आखिरकार दोनों आरोपियों को रात 8:30 बजे कार पुलिस स्टेशन वापस लाया गया। पुलिस ने वारदात वाली जगह से इस्तेमाल की गई कुछ सीरीज भी बरामद की है, लेकिन अभी ये इस बात साफ नहीं हुई है कि हत्या में इनका इस्तेमाल हुआ है या फिर नहीं। और इस बीच पुलिस ने इंद्राणी के घर से एक संदिग्ध सूटकेस भी बरामद किया है। ये सूटकेस लगभग वैसा ही है जैसा शीना के शव के टुकड़े रखने के लिए इस्तेमाल किया गया था। शीना के भाई मिखाइल ने दावा किया है कि उसकी मां इंद्राणी 23 अप्रैल 2012 को उसकी भी हत्या करना चाहती थी और इसी मकसद से उसने उसे नशे में मिलाया हुआ एक ड्रिंक पिलाया था। पुलिस इस एंगल की भी जांच कर रही है। रायगढ़ में गणेश धेणे नाम के इस शख्स ने जंगल में शीना के अवशेषों को सबसे पहले देखा था, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इस बारे में इत्तला की। सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच और पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि सिद्धार्थ दास से करीब 3 साल तक इंद्राणी की शादी रही। सिद्धार्थ अभी कोलकाता में अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता है। सिद्धार्थ के भाई शांतनु दास ने IBN 7 से बातचीत में माना है कि शीना और मिखाइल सिद्धार्थ और इंद्राणी के ही बच्चे हैं। इंद्राणी साल 1990-1991 में कोलकाता आई। यहां लखोटिया कंप्यूटर्स में वो काम करने लगी। उसने कोलकाता के क्लब सर्कल में लोगों से अपनी करीबी बढ़ाई। सूत्रों के मुताबिक हत्या के आरोपी पूर्व पति संजीव खन्ना से इंद्राणी की मुलाकात साल 1993-1994 में एक क्लब में हुई थी। 1997 में उसकी बेटी विधि का जन्म हुआ, जिसे वो बेहद प्यार करती है। संजीव खन्ना से तलाक के बाद जब बेटी विधि की कस्टडी पर दोनों में झगड़ा हुआ तो सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी ने खन्ना से कहा कि विधि उसकी बेटी नहीं है, वो चाहे तो उसका DNA टेस्ट करा ले। पीटर मुखर्जी से शादी के बाद पीटर ने विधि को गोद ले लिया। संजीव को जानने वाले के मुताबिक हत्या के में इंद्राणी ने संजीव का इस्तेमाल किया होगा। इंद्राणी मुखर्जी की जिंदगी सिद्धार्थ दास से पहले भी एक शख्स आया था। इंद्राणी के इस पहले प्यार को IBN 7 ने ढूंढ निकाला है। युवी चौधरी नाम के इस शख्स ने इस बात का खंडन किया है कि उन्होंने गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में इंद्राणी के साथ शादी की थी। युवी चौधरी ने कहा है कि वो 1986 में इंद्राणी से कुछ महीनों के लिए उनका संबंध जरूर रहा। उन्होंने ये भी कहा कि इंद्राणी ने कभी भी घर में हुए यौन उत्पीड़न के बारे में उन्हें नहीं बताया। चौधरी के मुताबिक आगे की पढ़ाई के लिए इंद्राणी शिलांग चली गई थी, जिसके बाद उनका उससे नाता टूट गया। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए की पहली औपचारिक बैठक आज सुबह 11 बजे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर पर होने वाली है। बिहार में एनडीए के सहयोगी दलों के नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे से लेकर तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। वैसे तो बीजेपी नेताओं की अपने साझेदारी दलों के नेताओं के साथ कई बार अनौपचारिक बातचीत हो चुकी है, लेकिन ये पहली बार है जब सभी घटक दलों के नेता एक साथ बैठक में चुनावी रणनीति और तैयारियों पर चर्चा करेंगे। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच रविवार को जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के महागठबंधन की पटना में मशहूर गांधी मैदान में बड़ी रैली हुई। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों के जवाब में की गई इस रैली को स्वाभिमान रैली का नाम दिया गया था।
पहली बार मंच पर सोनिया गांधी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव एक साथ नजर आए। तीनों नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। स्वाभिमान रैली में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर वार करते हुए कहा कि उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। नीतीश ने कालाधन का पैसा लोगों के अकाउंट में आने से लेकर उसे जुमले बताने वाले बयान पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को आड़े हाथों लिया। लोगों को लाखों नौकरियां दिए जाने के वादे पर भी नीतीश ने निशाना साधा। नीतीश ने जमीन बिल को लेकर केंद्र सरकार पर वार करते हुए कहा कि जो किसान विरोधी भूमि अध्यादेश लाया गया था, आखिरकार इस सरकार को उसे वापस लेना ही पड़ा। स्वाभिमान रैली में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर खूब हमला बोला। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मोदी राज में चांदी सोना सस्ता हो गया है, जबकि गरीबों और आम लोगों के इस्तेमाल का प्याज महंगा। वहीं जाति कार्ड खेलते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जब दो पिछड़े का बेटा एक हो गए तो परेशान होकर बीजेपी इसे जंगल राज कहने लगी है। लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी के काले धन लोगों के अकाउंट में डालने के वादे से लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर भी खूब निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी स्वाभिमान रैली के मंच से प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग बार बार बिहार के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं। कभी बिहार की संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं, तो कभी बिहार का डीएनए खराब बताते हैं, तो कभी बिहार को बीमारू। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अभी तक सिर्फ दिखावे के अलावा कुछ नहीं किया है। जमीन बिल पर भी कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर वार करते हुए कहा कि आखिरकार मोदी सरकार की किसान विरोधी नीति को घुटने टेकने पड़े। बीजेपी ने जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस की स्वाभिमान रैली को फ्लॉप शो करार दिया है और यही नहीं, इस रैली को अपमान रैली बताया है। तो पप्पू यादव ने कहा है कि यह अवसरवादियों की रैली थी। बिहार में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस की स्वाभिमान रैली को लेकर विपक्षी दलों ने निशाना साधा। एलजेपी प्रमुख रामविलास पासवान ने कहा है कि जंगल राज का नमूना है। साथ ही पासवान ने कहा कि यह कैसी स्वाभिमान रैली है जहां नीतीश ने अपना स्वाभिमान बेचकर लालू प्रसाद यादव और सोनिया के साथ हाथ मिला लिया। वहीं बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा है कि गठबंधन केवल बिहार से है, अंदर में सब अपना अपना फायदा देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 11वीं बार रेडियो पर मन की बात की। इस दौरान किसानों के लिए अहम ऐलान भी किया। प्रधानमंत्री ने लैंड ऑर्डिनेंस पर कहा कि वो इसकी मियाद खत्म होने देंगे और इस बिल को 13 बिंदुओं को लागू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक देश भर में भूमि बिल को लेकर एक डर का माहौल बनाया गया और मैं नहीं चाहता कि देश के किसान डर के माहौल में जिएं। मन की बात कार्यक्रम में भूमि अधिग्रहण बिल पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद कांग्रेस ने कहा है कि हम खुश हैं कि जो बिल पास किया गया था उसे सरकार ने बरकरार रखा है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने मौजूदा भूमि अधिग्रहण बिल पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार देर आई लेकिन दुरुस्त आई। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर कोई यू टर्न नहीं लिया है। कांग्रेस के कार्यकाल में जो 13 कानून छूट गए थे, अब उन्हें शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में मुस्लिम समुदाय के एक कार्यक्रम में जाने का जिक्र करते हुए कहा कि सूफी परंपरा का अलग महत्व है। प्रधानमंत्री ने सूफी विद्वानों से मुलाकात पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सूफी परंपरा में सिर्फ प्यार है। प्रधानमंत्री के मुताबिक इस्लाम के सही स्वरूप को लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि वो बौद्ध गया जाने को लेकर उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात हिंसा से लेकर डेंगू तक के मसले पर भी अपने मन की बात रखी। प्रधानमंत्री ने गुजरात हिंसा के बाद उनकी ओर से की गई शांति की अपील मानने के लिए लोगों का शुक्रिया अदा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंसा नहीं, विकास ही समस्या का समाधान है। वहीं प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से दोहराया कि जल्द ही छोटी नौकरियों में इंटरव्यू की परंपरा खत्म कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री के मुताबिक छोटी नौकरियों में इंटरव्यू खत्म होने से भ्रष्टाचार कम होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने डेंगू पर बोलते हुए कहा कि डेंगू से डरने की जरूरत नहीं है, स्वच्छता को लेकर जागरूक होने की जरूरत है। पाटीदार समाज के लिए आरक्षण की मांग को लेकर गुजरात में बड़ी रैली करने के बाद आंदोलन के अगुवा हार्दिक पटेल रविवार को दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट पर हार्दिक के समर्थकों ने जमकर नारे लगाए। दिल्ली पहुंचने पर हार्दिक ने कहा कि वो किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं और राजनीति से दूर रहते हैं। वहीं हार्दिक ने कहा कि वो दिल्ली के जंतर मंतर पर भी रैली करेंगे और लखनऊ में भी पाटीदारों की रैली होगी।
उन्होंने साफ किया कि वो किसी को चुनौती नहीं देने आए हैं बल्कि अपना हक मांगने आए हैं। हार्दिक ने कहा कि वो गुर्जरों और जाट लोगों का भी साथ मांगेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के लोगों के लिए एक बार फिर छूट योजना की शुरुआत की है। इस मौके पर केजरीवाल ने 1 घंटे से ज्यादा बिजली काटने वाली कंपनियों पर जुर्माना का भी ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगर किसी इलाके में 1 घंटे से ज्यादा बिजली काटी गई तो वहां बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी से जुर्माना वसूल किया जाएगा। साथ ही दिल्ली सरकार ने छूट योजना के तहत बिजली चोरी, बढ़े हुए बिजली के बिल और दूसरी समस्याओं से जुड़ी शिकायतों के निपटारे का भी ऐलान किया है। वन रैंक वन पेंशन पर जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों का धरना जारी है। कई पूर्व सैनिक पिछले 16 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। रविवार को कुछ बाइकर्स भी जंतर मंतर पर पहुंचे और पूर्व सैनिकों की मांग को लेकर अपना समर्थन दिया। शनिवार देर शाम न्यायिक हर्बल की तबीयत खराब हो गई। उनके बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। वो पिछले 3 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। रविवार को भी एक पूर्व सैनिक की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने शहरों में गरीबों को घर देने के अपने वादे के तहत देश के अलग अलग शहरों की पहचान कर ली है। इसके लिए छत्तीसगढ़ के 36 शहरों को चुना गया है, जबकि गुजरात के 30 शहरों को गरीबों के लिए चुना गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के 19, झारखंड और केरल के 15 शहर, मध्य प्रदेश के 74 शहर, ओडिशा के 42, राजस्थान के 40 और तेलंगाना के 34 शहरों को चुनाव किया गया है। दिल्ली में औरंगजेब ब्रिज का नाम बदलकर पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखे जाने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी के सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सिर्फ औरंगजेब रोड ही नहीं बल्कि जितने भी विदेशी हमलावरों के नाम पर देश भर में सड़कें हैं उनका भी नाम बदलना चाहिए। वहीं एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि औरंगजेब में क्या बुराई थी, औरंगजेब ने गोलकुंडा में मस्जिद भी तुड़वाई थी। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली और उनकी पत्नी एंड्रिया के खिलाफ उन्हीं की नौकरानी ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में मारपीट का केस दर्ज कराया है। कांबली की नौकरानी सोनी के मुताबिक वो 2 साल से उनके घर में बच्चों को संभालने का काम करती थी। सोनी का आरोप है कि उसे धमकी दी जाती थी और यही नहीं, इस दौरान उसकी पिटाई भी की गई। वहीं सोनी ने यह भी कहा कि उसे पगार नहीं मिली। विनोद कांबली ने नौकरानी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। साथ ही कांबली ने मारपीट की बातों को भी नकार दिया। वहीं विनोद कांबली ने कहा है कि नौकरानी उनके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया करती थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को दावत का न्योता दिया है। ओबामा ने शरीफ को अक्टूबर में व्हाइट हाउस बुलाया है। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सुजैन राइस ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। राइस इस्लामाबाद दौरे पर हैं और नवाज शरीफ से मुलाकात के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति ओबामा की ओर से दावत का न्योता उन्हें दिया। राइस ने पाकिस्तान की सेना के जो सेना प्रमुख है उनसे भी मुलाकात की। वो चीन के बाद पाकिस्तान के दौरे पर हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने धमकी भरे अंदाज में कहा है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी, जिसे वो कई दशकों तक याद रखेगा। ख्वाजा ने भारत पाक सीमा के करीब मौजूद एक गांव के दौरे के दौरान ये बात कही और उल्टा भारत पर सीमा उल्लंघन का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर में सरहद पर बड़े तनाव के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह बयान दिया है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के कई इलाकों में हुई भारी बारिश के चलते यहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। करीब 100 गांवों के 10,000 लोग भारी बारिश से प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक यहां बीती रात 140 mm बारिश दर्ज की गई। वहीं मौजूदा हालात को देखते हुए सेना ने राहत बचाव कार्य के काम भी संभाला। बागपत के थाना खेड़का में एक गांव में पंचायत ने एक तुगलकी फरमान सुनाया है, जहां प्रेमी युवक की बहन से दुराचार कर निर्वस्त्र घुमाने का फरमान सुनाया गया है, जिसके बाद युवक के परिजन सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएंगे। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार, डीजीपी और बागपत के एसपी को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है, जिसके बाद पुलिस ने युवक के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई है। हालांकि युवक का परिवार अभी भी इस फरमान के बाद दहशत में है।
दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में एक सफेद रंग की मर्सिडीज कार की टक्कर के बाद से एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने एक बाइक में आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। नोएडा में अपराधियों ने रविवार को दिन दहाड़े कार पर गोलियां बरसाई। हमला में कार में सवार 2 लड़कों में से एक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल है। घटना बीच नोएडा के एनटीपीसी चौराहे पर हुई। बाइक सवार लोग ने I-20 कार में सवार जिन लड़कों पर गोलियां बरसाई वो रोहतक पुलिस के इंस्पेक्टर के लड़के हैं और नोएडा में रहा करते थे। घायल लड़के का प्रकाश अस्पताल में इलाज चल रहा है। आला अफसरों ने मौके का मुआयना किया। हमले के पीछे की वजह जांच की जा रही है। अक्सर अपने बयानों के कारण चर्चा में रहने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक शाकिर अली ने देवरिया में पुलिस चौकी फूके जाने पर महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की है। देवरिया में दुर्घटना में 2 युवकों के घायल होने पर एक युवक की मौत के बाद कार्रवाई न होने से नाराज गांव वालों ने परसों पुलिस चौकी में आग लगा दी थी और इसकी शिकायत शाकिर अली ने ये शर्मनाक बयान दिया। मथुरा के हाईवे थाने इलाके में 2 पक्षों में विवाद की सूचना पाकर पहुंचे दारोगा पर आरोपियों ने स्थानीय लोगों की मदद से हमला बोल दिया। हमले में दारोगा की वर्दी फाड़ दी गई और गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। फिरोजाबाद के टुंडला शहर में ट्रैक्टर एजेंसी के मालिक ने कुछ मजदूरों पर फायरिंग कर दी जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। गुड़गांव में 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। छात्रा को अगवा कर कार सवार 4 युवकों ने उसके साथ गैंगरेप किया। बताया जा रहा है कि छात्रा बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही थी और इसी दौरान कार सवार युवक ने छात्रा को अगवा कर लिया। मेडिकल में छात्रा से दुष्कर्म की पुष्टि हो चुकी है और वहीं घटना के बाद 2 आरोपी छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिरमौर जिले में एक विवाहिता महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला को बंधक बनाकर करीब 1 सप्ताह तक उसे बंद कमरे में हवस का शिकार बनाया गया। महिला का आरोप है कि उसके भाई के रिश्तेदारों ने कोर्ट में कुछ कागजात पर साइन करने के बहाने उसे अपने साथ वहां से ले गए और इस दौरान तबीयत खराब होने पर उसके 2 गोलियां खिलाई गई जिससे महिला बेसुध हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को बंधक अवस्था में कमरे में पाया। आरोप है कि उससे लगभग 1 सप्ताह तक बंधक बनाया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। श्रीलंका के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच में भारत को पहली पारी के आधार पर 111 रन की बढ़त मिली है। मेहमान टीम ने 312 रनों का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम को 201 रन पर ही सिमट दिया। टीम इंडिया की ओर से सबसे अधिक ईशांत शर्मा ने 5 विकेट झटके। वहीं दूसरी पारी में 3 विकेट के नुकसान पर भारत ने 21 रन बना लिए। टीम इंडिया की कुल बढ़त 132 रनों की हो गई है। श्रीलंका के खिलाफ आखिरी टेस्ट की पहली पारी में नाबाद रहते हुए चेतेश्वर पुजारा ने 145 रन बनाए। आपको बता दें कि पुजारा की शतकीय पारी की मदद से भारत पहली पारी में 300 के आंकड़े को पार कर पाया। पुजारा भारत के चौथे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जो शुरुआत से आखिरी तक क्रीज पर टिके रहे। हालांकि दूसरी पारी में पुजारा बिना खाता खोले ही पेविलियन वापस भी लौट गए। कबीर खान की फिल्म फैंटम के कलेक्शन में दूसरे दिन 50% से भी ज्यादा का इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि फैंटम ने रिलीज वाले दिन तकरीबन 9 करोड़ की कमाई की। फिल्म में रिलीज के दूसरे दिन यानी कि शनिवार को पहले दिन के मुकाबले 51% ज्यादा कलेक्शन बटोरा। 26/11 मुंबई हमलों पर बनी फैंटम में सैफ अली खान और कैटरीना कैफ लीड रोल में हैं। करण जौहर जल्द ही अपनी अगली फिल्म ए दिल है मुश्किल की शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं। फिल्म की शूटिंग लंदन में शुरू की जाएगी। करण 3 साल के बाद इस फिल्म से निर्देशन में वापसी कर रहे हैं।